ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाज कार्य की दशा और दिशा। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य का इतिहास और विकास पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद भारत में समाज कार्य की दशा और दिशा। प्रिय छात्रों, अपनी पिछली वार्ता में हमने भारत में समाज कल्याण के क्षेत्र में हुए कार्यों का विवरण दिया था जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हुए थे। आज की इस वार्ता में हम उन कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे समाज कल्याण के क्षेत्र में जो 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में हुए। भारत में आज़ादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह था भारतीय संविधान का निर्माण। आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत में हमारा संविधान लागू किया गया और इससे पहले अंग्रेजी शासन के दौरान सत्ता और समाज कल्याण के बीच जो संदेह, विरोध और दमन की स्थिति बन गई थी उसकी समाप्ति हुई। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान एक इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि हम भारतीयों के लिए वेद, गीता, पुराण, बाइबल और कुरान से कम महत्वपूर्ण या कम पवित्र नहीं है। अगर आप इसका प्रस्तावना देखें तो आप पाएंगे कि इसमें भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक देश बनाने का हम लोगों ने संकल्प किया है और बिल्कुल वैसा ही समाज जिसके निर्माण का सपना हर सामाजिक कार्यकर्ता देखता है, उस कल्याणकारी राज्य की भी कल्पना इसमें की गई है। एक लक्ष्य तय किया गया है। इतनी सुंदर प्रस्तावना है जिसको कि प्रियम्बल कहते हैं। लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ही बनाया है और इसमें उन्हीं मूल्यों की घोषणा है जो कि समाज कार्य के दर्शन के आधार हैं। अर्थात आप जानते हैं 4 मूल्यों का इसमें उल्लेख किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। पहला मूल्य है न्याय, और न्याय भी तीनों प्रकार का: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दूसरा मूल्य स्वतंत्रता, आज़ादी, काहे कि विचार की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विश्वास को पालन करने की आज़ादी और धर्म का पालन करने की आज़ादी। तीसरा मूल्य जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी, वो है समानता। और इसमें ये उल्लेख किया गया है कि पद का और समानता का सीधा संबंध है और हर एक को समान रूप से अवसर प्राप्त होंगे। और चौथा महत्वपूर्ण मूल्य है भाईचारा, और इसी का खुलासा संविधान के आगे के पृष्ठों में किया गया है। कई बार तो संविधान के प्रारंभिक प्रश्नों को देख करके लगता है कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी अगर इसको बनाता तो इससे अच्छा निर्माण और क्या हो सकता था। हमारे दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा दस्तावेज है। खास करके मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा
संविधान के तीसरे अध्याय में, जिनमें मौलिक अधिकारों का जिक्र है, बाद में तो उसमें हमारे कर्तव्य भी जोड़ दिए गए। और इन मौलिक अधिकारों में हर नागरिक को जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का, अपनी आजीविका सही तरीके से कमाने का, अपने धर्म के पालन करने का और देश में कहीं भी आने जाने का। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं और यही हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी अभिलाषा होती है कि अधिकारों की प्राप्ति में और उनके उपभोग में कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह से प्रिय छात्रों, आप अगर चौथे अध्याय को देखें समाज कार्य की दृष्टि से, इसका जो शीर्षक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसमें भी भारत को एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाने का संकल्प देखा जा सकता है। इसमें राज्य ने यह संकल्प किया है कि शिक्षा का अधिकार जो है, मुफ्त प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य रूप से हर बालक को देश में प्राप्त हो। ये संकल्प है कि प्रत्येक को उसके योग्यता के हिसाब से आजीविका प्राप्त हो, संपत्ति का समान वितरण हो। और बाद के अध्यायों में भी इसी बातों का आधार लिया गया है। ये जो 4 मूल्य मैंने प्रारंभ में आपको बताए थे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो प्रिय छात्रों, इसी संविधान को देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है और आज़ादी के बाद पिछले 66 वर्षों में समाज कल्याण के क्षेत्र में जो भी राजकीय कार्य हुए, उनके मूल में हमारा संविधान ही है। इस संविधान के आधार पर और उसके प्रकाश में राज्य में, हमारे देश में राज्य के द्वारा मुख्यतः 4 कार्य किए गए हैं। पहला था महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण, दूसरा था सामाजिक कानून को, सामाजिक विधान का निर्माण, तीसरा था देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और चौथा जो उतना ही महत्वपूर्ण है वो है अशासकीय क्षेत्र के सहयोग से देश में समाज कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाना। प्रिय छात्रों, सबसे पहले आइए हम देखें कि जो नीतियों के निर्माण की जो बात हमने की थी उसके बारे में हमारे पास में क्या जानकारी उपलब्ध है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, यह राज्य का ये पहला कार्यक्षेत्र है, नीतियों का निर्माण। आप भी जानते हैं कि सामाजिक नीति अर्थात राज्य के द्वारा घोषित एक ऐसी नीति होती है जिसमें लक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किन संसाधनों का उपयोग किया जाएगा उसका उल्लेख होता है और उन संसाधनों का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा इसका भी उल्लेख है। यह कहा जा सकता है कि भारत में ऐसी कोई नीति तो आज तक नहीं बन पाई है, इसे संपूर्ण भारत की समग्र सामाजिक नीति कहा जा सके। लेकिन चौथे अध्याय में जो संकेत दिए गए हैं उनके आधार पर कुछ नीतियां हमारे देश में जो बनी हैं उनसे राज्य की समग्र सामाजिक नीति का अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ नीतियों का उल्लेख मैं आपके सामने कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, राष्ट्रीय निःशक्तजन नीति, राष्ट्रीय युवा नीति, राष्ट्रीय बाल नीति, राष्ट्रीय आवास नीति इत्यादि। बहुत सारी नीतियां हैं, लेकिन जिनका सीधा संबंध हमारे समाज कल्याण से है उनमें से कुछ नामों का मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो ये कहना ना होगा कि इन्हीं नीतियों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। आज़ादी के बाद राज्य या शासन द्वारा जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था और हो रहा है वो है सामाजिक कानून का निर्माण, सोशल लेजिस्लेशन। और सामाजिक कानून अर्थात ऐसे कानून जिनका निर्माण या तो किसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए किया जाता है या जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए किया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि स्वतंत्रता से पहले भी कुछ कानून बनाए गए थे, जैसे सती निषेध कानून,
या बाल विवाह निषेध कानून, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, तत्कालीन शासकों को इस बात में कोई रुचि नहीं थी कि हमारे समाज कल्याण या हमारे सामाजिक विकास के क्षेत्र में कोई प्रगति हो। तो आज़ादी के बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानून बन गए जिनकी तुलना दुनिया के अन्य देशों के सामाजिक कानूनों से भली भांति की जा सकती है। इन कानूनों में महत्वपूर्ण है श्रम कल्याण के कानून। उदाहरण के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बागान अधिनियम प्लांटेशन एक्ट 1951, खदान मजदूर अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इत्यादि। इन सभी कानूनों का उद्देश्य है जो हमारे श्रमिक भाई हैं, श्रमिक वर्ग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो और उनके कल्याण के लिए कदम उठाए जाएं। उसी तरह से महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के, और हिंदू नाबालिग एवं अभिभावकत्व अधिनियम 1956। इनका समग्र नाम था हिंदू कोड, और इस कानून के माध्यम से हिंदू महिलाओं, बालकों और बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कानूनी उपाय किए गए हैं। उसी तरह से 1956 में ही वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम भी बनाया गया। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया। 1979 में पुराने चाइल्ड मैरिज एक्ट को फिर से संशोधित किया गया और उसको नाम दिया गया बाल विवाह निषेध अधिनियम संशोधित 1979। और एक बहुत महत्वपूर्ण कानून बना 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये महिलाओं के लिए थे। उसी तरह से जो हमारे समाज वर्ग के जो कमज़ोर वर्ग हैं, निशक्त जन हैं, उनके कल्याण और विकास के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इत्यादि। तो ये कुछ ऐसे कानून थे जिनको आज भी एक आदर्श कानून माना जाता है। उनका क्रियान्वयन किस रूप में हो रहा है इसकी चर्चा बाद में की जाएगी, लेकिन वास्तव में इन कानूनों का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को संरक्षण देना और सामाजिक बुराइयों को दूर करना है। तो प्रिय छात्रों, अभी तक हमने दो क्षेत्रों की चर्चा की जिसमें राज्य ने महत्वपूर्ण कार्य किया गए, और ये मानना पड़ेगा कि राज्य की अपनी सीमाएं हैं, राज्य की अपनी कमियां हो सकती हैं, राज्य के अपने दोष हो सकते हैं, लेकिन आज भी पूरे देश में समाज कल्याण का जो सबसे विस्तार पूर्व व्यापक कोई अगर संस्था है, कोई अभिकरण है, तो वो है राज्य ही। दो क्षेत्रों की चर्चा हमने की, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण और दूसरा सामाजिक कानूनों का निर्माण, सामाजिक विधान का निर्माण। अब आइए तीसरे क्षेत्र की ओर चलें जिसमें राज्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, और वो है हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसने देश के योजनाबद्ध सामाजिक एवं आर्थिक विकास की एक नई विराट किंतु जटिल प्रक्रिया प्रारंभ की। अभी तक 11 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और इन योजनाओं में प्रमुख रूप से जिनका लक्ष्य तय किया गया, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मानव संसाधन के अधिकतम उपयोग हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि इत्यादि बहुत सारे इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। हालांकि समाज कल्याण भी इनमें से एक विषय है, एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि प्राथमिकता में इसका जिक्र नहीं है। इस क्षेत्र की उपेक्षा भी नहीं हुई है, ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इन योजनाओं के माध्यम से बहुत ज़्यादा लक्ष्य समाज कल्याण का हमको देखने को नहीं मिलता है। आइए संक्षेप में इन योजनाओं में समाज कल्याण का क्या स्थान है इसकी चर्चा कर लें। पहली बात, जैसा कि मैंने आपसे बताया, समाज कल्याण के लिए जो आवंटित धनराशि होती है योजनाओं में, अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योग, कृषि, रक्षा उनकी तुलना में कम है। एक बात और भी है कि समाज कल्याण
को अनुत्पादक क्षेत्र माना जाता है। अर्थात कृषि या उद्योग में अगर आप पूंजी लगाते हैं, खर्चा करते हैं, तो उससे कई गुना राशि वापस मिलने की प्रत्याशा होती है। वैसी प्रत्याशा समाज कल्याण के क्षेत्र में नहीं होती है। इसमें तो खर्च ही खर्च होता है। इसलिए भी शायद हमारी इन योजनाओं में समाज कल्याण को आवश्यक महत्व नहीं दिया गया है। एक और बात ये तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 और 11 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमारे देश के राष्ट्रीय आय में तो कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन समाज में इसके फायदों का समान रूप से वितरण नहीं हो पाया है। तो संविधान के प्रारंभ में, प्रस्तावना में जो हमने बात देखी, सामाजिक न्याय, वो अभी तक देश में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। और दूसरा, जब जब भी युद्ध या आपात स्थितियों में बजट में कटौती करने की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले समाज कल्याण के मद में ही कटौती करने की बात की जाती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि योजनाओं में समाज कल्याण का प्रावधान है, तत्संबंधी लक्ष्य भी रखे गए हैं, लेकिन अभी भी समाज कल्याण को वैसी प्राथमिकता मिलना बाकी है जैसे उद्योग, रक्षा या अन्य क्षेत्रों को प्राप्त होती है। अब आइए इन 3 क्षेत्रों की चर्चा करने के बाद कुछ ऐसी बातों की हम लोग चर्चा करें जो समाज कल्याण के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसको कहा जा सकता है, और वो है वॉलंटरी सेक्टर में, अर्थात समाज कल्याण के स्वैच्छिक क्षेत्र में राज्य की और स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी। ब्रिटिश काल में राज्य में और स्वैच्छिक संस्थाओं में आपस में संदेह की भावना थी, शंका की दृष्टि से देखा जाता है, राज्य की तरफ से विरोध भी होता था और कई बार तो दमन भी किया जाता था। लेकिन 47 के बाद स्थिति में परिवर्तन आया। हम आपसे पहले बता चुके हैं कि हमारे देश में 8 ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां स्वैच्छिक कार्यकर्ता अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने लक्ष्य और अपने अपने दर्शन को लेकर के चल रहे हैं। पहला क्षेत्र है उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का, उन सामाजिक संस्थाओं का जिनका आधार कोई न कोई धर्म है और समाज कल्याण को धर्म के एक पहलू के रूप में वो लोग देखते हैं और उसी के हिसाब से उनके कार्य होते हैं। यह है पहला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है उन लोगों का जिनका कोई आधार धार्मिक नहीं है, समाज कार्य या सामाजिक कल्याण केवल उसी के दृष्टिकोण से करते हैं जिस दृष्टिकोण से उसको होना चाहिए। इसमें किसी कोई धर्म का उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए भारत सेवक समाज, भारतीय समाज कल्याण परिषद, हेल्पेज इंडिया इत्यादि। ये समाज कल्याण का स्वैच्छिक लोगों का दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जिसे कहा जाता है राजनीति मूलक समाज कल्याण। देश में कई राजनीतिक दल हैं और अनेक बड़े बड़े राजनीतिक दलों के अपने अपने शाखाएं हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए, और इनका ये दावा है कि ये लोग राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा में लगे हैं। इस दावे में कहाँ तक सच्चाई है ये तो एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इन राजनीतिक दलों के भी अपने कुछ कार्यक्रम समाज सेवा को लेकर के हैं। एक और वर्ग है समाज कल्याण का स्वैच्छिक क्षेत्र में, वो है एनजीओ का। एनजीओ हमारे देश में इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है और इनके बारे में थोड़ा सा आगे से हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते आज भारत में एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या अशासकीय संस्थाएं 12 लाख से भी ज़्यादा हो गई हैं और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इनके बारे में शासन की एक निश्चित नीति है जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। फिलहाल इतना ही है कि ये जो एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या अशासकीय स्वैच्छिक समाज कल्याण की संस्थाएं, ये वास्तव में 2 काम महत्वपूर्ण कर रही हैं। एक तो समाज कल्याण में जनता की भागीदारी, और दूसरा चूंकि शासकीय नियमों के बंधन में बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए इनको प्रयोग करने की स्वतंत्रता भी है। एक और हमारे यहाँ वर्ग है सामाजिक कार्यकर्ताओं का, वो है व्यक्ति आधारित समाज कल्याण। अर्थात हमारे देश में कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो किसी संस्था विशेष से जुड़े नहीं हैं, अपनी उनकी
दर्शन है, अपने उनका कार्य करने का तरीका है, और वो भी समाज कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसे अन्ना हजारे, सुंदरलाल बहुगुणा, श्रीमती इला भट्ट, बाबा आमटे इत्यादि। एक और वर्ग है स्वैच्छिक क्षेत्र में, वो है गांधीवादी कार्यकर्ताओं का। महात्मा गांधी ने 1915 में भारत में आकर के न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक आंदोलन भी प्रारंभ किया था, और उनकी प्रेरणा से बढ़ते बढ़ते आज देश में अनगिनत गांधीवादी सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज कल्याण और सामाजिक विकास के कार्य में लगी है। गांधी जी की शहादत के बाद उनके परम शिष्य आचार्य विनोबा भावे ने इस पद्धति को और आगे बढ़ाया और भूदान और ग्रामदान के रूप में गांधीवादी समाज सेवा का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। एक वर्ग और है जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिसका अध्ययन आप लोग भी कर रहे हैं उस पद्धति का MSW के माध्यम से। इन लोगों की संख्या भी देश में बहुत कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इनका भी अपना एक वर्ग है, इनका भी अपना एक दर्शन है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार ये कुछ मैंने पद्धतियाँ आपके सामने गिनाई। इसमें अगर दो और जोड़ लें आप, राजकीय कल्याण जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, एक और जोड़ लें तो कुल मिलाकर के 7-8 पद्धतियाँ हो जाती। इस शैक्षिक सेवा कार्य को राज्य का सहयोग कैसे प्राप्त हो, इसकी दर्शन, इसके विचार, इसकी नीति हमको पहली पंचवर्ष योजना के काल में देखने को मिलती है। पहली पंचवर्ष योजना के दस्तावेज में ये कहा गया स्पष्ट रूप से कि भारत जैसे विशाल देश में केवल राज्य के बलबूते पर समाज कल्याण का और सामाजिक विकास का काम नहीं हो सकता। इसके लिए राजकीय और स्वैच्छिक दोनों क्षेत्रों में परस्पर तालमेल और समन्वय की आवश्यकता है, तभी वांछित विकास हो पाएगा। और इसी दृष्टिकोण से पहली योजना के काल में ही सन 1953 में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जिसने आज भी हमारे स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रभावित कर रखा है, और उस संस्था का नाम है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। और इस बोर्ड की स्थापना से हमारे देश में समाज कल्याण के क्षेत्र में राज्य और स्वैच्छिक क्षेत्र में समन्वय का एक ठोस आधार तैयार हुआ। प्रिय छात्रों, इस बोर्ड की स्थापना के पहले देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी समाज कल्याण को लेकर के। ये पता नहीं था कि कुल कितने संगठन हैं स्वैच्छिक देश में, कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी संरचना तथा संसाधन क्या हैं। इस सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस समाज कल्याण बोर्ड को अधिकृत किया गया और उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। कुछ लक्ष्यों की चर्चा मैं आपसे यहाँ कर रहा हूँ। पहला काम तो ये दिया गया कि देश में समाज कल्याण के जो स्वैच्छिक संगठन हैं कितने हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। दूसरा, इसको एक जिम्मेदारी दी गई बोर्ड को कि जिन क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों का अभाव हो वहाँ उनके निर्माण को, उनके क्रियाकलाप को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा काम था जिम्मेदारी इस बोर्ड की कि स्वैच्छिक संगठनों तथा समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करना। चौथी जिम्मेदारी स्वैच्छिक संगठनों को मार्गदर्शन और अनुदान देना, ग्रांट इन एड। और पांचवी जिम्मेदारी अनुदान प्राप्त संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व इस बोर्ड को दिया गया और कहना चाहिए कि कुछ अपवादों को छोड़ करके समाज कल्याण बोर्ड के कारण से देश में स्वैच्छिक समाज कल्याण के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। अब आइए देखें कि ये जो परस्पर समन्वय और तालमेल का एक दौर चालू हुआ, उससे समाज कल्याण के स्वैच्छिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए और अभी तक की मुख्य प्रवृत्तियां उसकी क्या क्या हैं। सबसे पहला तो एक परिवर्तन ये देखने में आया कि पहले स्वैच्छिक समाज कल्याण की मूल प्रेरणा या तो पुण्य कमाना होता था या यश की प्राप्ति होती थी, लेकिन आज इन दोनों प्रेरणाओं के अलावा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रेरणाएं भी काम कर रही हैं। प्रिय छात्रों,
आज़ादी के बाद समाज सेवा के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। पहले परोपकार को व्यक्तिगत कार्य माना जाता था, लेकिन अब दान की भावना का स्थान कल्याण ने ले लिया है और आधुनिकतम जो विचारधारा है, कल्याण के बजाय विकास की अवधारणा पर अब जोर दिया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में, जैसा कि मैंने आपसे बताया, एनजीओस को और शासकीय कल्याण संगठनों को अनुदान दिया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और कुछ संगठन हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनको विदेशों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। स्वैच्छिक क्षेत्र के संगठनों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधोसंरचना, उसमें भी भारी परिवर्तन आया है। करोड़ों के वार्षिक बजट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग, मैनेजमेंट साइंसेज का उपयोग, इन सारी चीज़ों ने हमारे स्वैच्छिक संगठनों को कॉरपोरेट इकाइयों के समक्ष खड़ा कर दिया है। लेकिन कुछ समाज वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस तरह की जो आधुनिकता आई है हमारे क्षेत्र में समाज कल्याण के, उसमें व्यावसायिकता ज़्यादा हो गई है और मानवीय स्पर्श कम हुआ है। एक और प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वो है स्वैच्छिक संगठनों में आपस में समन्वय प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य के साथ में तो उनका सहयोग है ही। एक और अच्छी प्रवृत्ति देखने में आई है, वो है स्वैच्छिक क्षेत्र और विश्वविद्यालयों के बीच में नज़दीकी। समाज कार्य के प्रशिक्षण को लेकर के आज देश में 400 से भी अधिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से लेकर तो MSW और ऊंची डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में अपने विशद अनुभव, ज्ञान एवं कौशल के कारण अनेक संगठन राज्य एवं अन्य अशासकीय संगठनों को अपनी परामर्श सेवाएं दे रहे हैं। इस क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण तथा प्रकाशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नए क्षेत्र की खोज, देश में आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो इसमें कोई न कोई एनजीओ काम न कर रहा हो। एक भी अपवाद इस क्षेत्र में नहीं है। एक और अच्छा काम हो रहा है स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा, ये एक तरह के पायलट्स हैं। नई नई चुनौतियों का सामना करना, उनके समाधान के उपाय ढूंढना, मेथोडोलॉजी को विकसित करना और ऐसे काम करना जिससे सरकार भी कुछ लाभ ले सकती है। इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने का श्रेय भी स्वैच्छिक संगठनों को ही लिया जा सकता है। तो प्रिय छात्रों, संक्षेप में मैंने आपको आज़ादी के बाद भारत में जिन 4 क्षेत्रों में कार्य हुआ है और कार्य चल रहा है उनकी जानकारी दी। इन सारी क्रियाकलापों का आधार तो भारतीय संविधान है। उसी संविधान के आधार पर देश में नीतियां बनी समाज कल्याण की। उसी संविधान के आधार पर सामाजिक कानूनों का निर्माण हुआ। पंचवर्षीय योजनाएं बनी जिनमें समाज कल्याण को भी एक स्थान दिया गया। और चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो है समाज कल्याण के क्षेत्र में राज्य और स्वैच्छिक क्षेत्र का परस्पर तालमेल, परस्पर समन्वय। हम ये आशा करते हैं कि 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 में संविधान के अस्तित्व में आने के बाद जो प्रगति के द्वार खुले हैं उनसे हम लोग, हमारा समाज निरंतर आगे बढ़ता जाएगा और समाज कल्याण के क्षेत्र में नए नए माइलस्टोन्स की स्थापना हो सकेगी। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद भारत में समाज कार्य की दशा और दिशा। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।